सुंदरपुर नाम के गांव में देवराज नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। उसके घर में अक्सर खाने की कमी होती थी, जिस कारण उसे गांव के ही धनवान सेठ से उधार लेना पड़ता था। 2 दिन हो गए जी, पेट भर भोजन खाए, केवल पानी पीकर कब तक गुजारा होगा। भूख के मारे पेट दर्द होने लगा है, कुछ तो व्यवस्था करो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो सेठ का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। पूरे गांव में कोई उधार देने को तैयार नहीं है। कहां से करूं भोजन की व्यवस्था, कुछ समझ में नहीं आता। सेठ धनीचंद के पास जाकर देखो, शायद उन्हें कुछ दया आ जाए। कम से कम आज तो कुछ खाने को मिल जाएगा। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं फिर से धनीचंद के घर जाता हूं। पता नहीं वो कुछ देगा भी या बदले में बेइज्जती करके भगा देगा। देवराज और लक्ष्मी अभी इस विषय पर बात कर रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर आवाज होती है। कुछ खाने को दे दो बच्चा, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। कुछ गरीब को कुछ खाने को दे दो। अरे तंग हाली में मांगने वालों की भी कमी नहीं है। कैसे बताएं, हम खुद भूखे बैठे हैं, इन्हें कहां से खाना खिलाएं। अरे जाकर देखो दरवाजे पर कौन आया है। कोई दरवाजे पे आए तो उसे निराश करके नहीं भेजना चाहिए। लक्ष्मी बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ा व्यक्ति असहाय स्थिति में खड़ा था। आइए आइए बाबा, बैठ जाइए। आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटी, केवल पानी नहीं, कुछ भोजन की व्यवस्था भी कर दो, बहुत भूख लगी है। लक्ष्मी अंदर जाकर देवराज से बात करती है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। मैं जाकर बूढ़े बाबा से बात करता हूँ और उन्हें अपनी स्थिति बताने का प्रयास करता हूँ। उन्हें हमारी स्थिति के बारे में मत बताओ, वो बड़ी आशा लेकर हमारे दरवाजे पर भोजन के लिए बैठे हैं। तुम जाकर उनसे बात करो, मैं पड़ोस से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। लक्ष्मी पड़ोस में जाती है, लेकिन उसकी पड़ोसन काफी दुष्ट होती है। जब देखो तब मुंह उठाकर खाना मांगने आ जाती हो, शर्म नहीं आती? जाकर कुछ काम कर लो। बहन, हमारे दरवाजे पर बूढ़े बाबा बैठे हैं, इसलिए मैं तुमसे 2 रोटियां मांगने आई हूँ। खुद के खाने के तो दाने नहीं हैं और पूरे जगत को खिलाने चली हो। चलो जाओ यहाँ से। ऐसा करो, ये मेरी सोने की बालियां रख लो, लेकिन बदले में बूढ़े बाबा के लिए 2 रोटी दे दो। उन बालियों की चमक को देखकर पड़ोसन की आंखें चौंक जाती हैं। वो जानती थी कि लक्ष्मी के पास ये अंतिम धन है, लेकिन फिर भी वो उससे ले लेती है। ठीक है, ये बालियां मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ। लक्ष्मी अपनी सोने की बालियां पड़ोसन को दे देती है और बदले में बूढ़े बाबा के लिए भोजन लेकर आती है। बूढ़े बाबा बहुत अच्छे से भोजन करते हैं। अरे लक्ष्मी, तुम्हारी सोने की बालियां कहाँ चली गईं? अभी तो तुमने पहनी थी, कहीं गिर गई क्या? नहीं, मैंने इस भोजन के बदले वो शीला को दे दी, क्योंकि वो मुझे रोटियां देने को तैयार नहीं थी। इस कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति जब ये बात सुनता है तो वो बहुत भावुक हो जाता है। वो सोचता है कि सचमुच ये दोनों कितने ईमानदार हैं। तुम दोनों की ईमानदारी देखकर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मेरे भोजन के बदले तुमने अपना अंतिम धन भी दान में दे दिया। बदले में मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोली से एक सुंदर कुल्हाड़ी निकालता है। मेरा ये आशीर्वाद तुम्हारी गरीबी दूर करने में तुम्हारी सहायता करेगा। लक्ष्मी और देवराज को समझ नहीं आता कि भला कुल्हाड़ी कैसे गरीबी दूर कर सकती है। इससे तो केवल लकड़ी ही काट सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसे आपका आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेते हैं। कुल्हाड़ी देकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। लक्ष्मी कुल्हाड़ी को संभालकर रख देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों कुल्हाड़ी के विषय में पूरी तरह से भूल जाते हैं। देवराज सोचता है कि सेठ से उधार लेकर कोई व्यापार कर लेता हूँ।
अरे बस बहुत हो गया, उधार लेकर बहुत भोजन हो चुका। अब सोच रहा हूं कोई व्यापार कर लूं, थोड़े पैसे मिल जाए तो व्यापार के बाद उन्हें लौटा दूंगा। मेरी सोने की बालियां तो पड़ोसन ने ले ली, नहीं तो उन्हें बेचकर हम कोई ना कोई व्यापार कर लेते। तुम सेठ धनीचंद के पास जाओ। लक्ष्मी की बात मानते हुए देवराज गांव के सेठ धनीचंद के पास जाता है। सेठ जी नमस्कार, वो आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी बात है। तनिक 2 मिनट रुककर मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं सब समझता हूँ, तुम मुझसे रुपये उधार मांगने आए हो। अभी तुम्हारा पिछला हिसाब बाकी है और तुम फिर से उधार मांगने आ गए। बड़ी मजबूरी है सेठ जी, क्या करूं, भूख ऐसी है कि कभी खत्म ही नहीं होती। कुछ दया कर दीजिए ना, थोड़ा उधार दे देंगे तो मैं भी छोटा मोटा व्यापार कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। चलो 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 निकलो यहाँ से, मुझे और भी जरूरी काम है। सेठ जी ये आखिरी बार है, आज के बाद कसम खाकर कहता हूं कभी कोई उधार मांगने नहीं आऊंगा। बस आज दे दीजिए। सेठ देवराज की बातों पर विचार करता है। वो सोचते हुए कहता है, ठीक है, अगर इतनी अधिक आवश्यकता है तो मैं तुम्हें आज कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन याद रहे इन पैसों को जल्दी चुका देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका नाम चारों ओर फैलता रहेगा। आप बहुत दयालु हैं सेठ जी, आप बहुत दयालु हैं। सेठ से पैसे पाकर देवराज बहुत खुश होता है और वो घर पर खाने की वस्तुएं लेकर जाता है। सेठ ने कितने पैसे उधार दिए? तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए क्या? कुछ बचाया तो है ना कल के लिए? तुम तो नया व्यापार करने वाले थे। देखो लक्ष्मी, मैं केवल आज की व्यवस्था करके आया हूं, कल की कल सोची जाएगी। पहले आज बढ़िया भोजन बनाओ। सेठ ने बहुत थोड़े पैसे दिए हैं, इतने में व्यापार नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने खाने की वस्तु खरीद ली। लक्ष्मी और देवराज दोनों खुशी खुशी भोजन करते हैं। अगली सुबह जब देवराज बाहर जाने की तैयारी में होता है, तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। अरे कहाँ छुपा है मूर्ख? जब तुझे उधार के पैसे लेने होते हैं तब तो मेरे पास आ जाता है, लेकिन जब उसे चुकाने की बारी आती है तो जाकर छुप जाता है। अरे ये तो सेठ धनीचंद की आवाज है। हे भगवान, ये फिर से कर्ज मांगने आ गया। अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। मैं सेठ से कह दूंगी कि तुम घर पर नहीं हो, वो बाद में आए। मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। लक्ष्मी सेठ के पास जाती है और उससे कह देती है कि देवराज घर पर नहीं है। सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। क्या हुआ लक्ष्मी, सेठ वापस चला गया? उसने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना? आज तो मैंने उसे वापस भेज दिया है, लेकिन उसने धमकी दी है कि वो फिर से आएगा और अपने सारे पैसे वापस लेकर जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, जंगल से कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ, कम से कम आज तो कुछ खाने को मिल जाएगा। रही बात सेठ की, तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। देवराज ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकलने ही वाला था कि सेठ उसके सामने आ धमका। तुम्हें उधार न चुकाना पड़े इसलिए तुम मुझसे छुप छुप कर भाग रहे थे, लेकिन देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। नहीं सेठ जी, मैं तो बस जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। लकड़ी काटकर जो भी पैसे बनते मैं उन्हें आपको दे देता। फिर से झूठ बोलता है। अब मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। एक काम करो, अपनी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। नहीं सेठ जी, इस कुल्हाड़ी से मैं लकड़ी काटता हूँ, अगर इसे आप लेकर चले गए तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी। अरे मैं कुछ नहीं जानता, चुपचाप एक कुल्हाड़ी मुझे दे दो। सेठ देवराज से उसकी कुल्हाड़ी ले लेता है और वहां से चला जाता है। देवराज बहुत दुखी होता है। थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी, जिसे देखकर उसे और घबराहट होने लगी। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो भी काम करने जाता हूं वो काम खराब हो जाता है। सोचा था जंगल जाकर सूखी लकड़ियां काट लूंगा, कम से कम कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन यहां भी बारिश शुरू हो गई और सेठ मेरा कुल्हाड़ी लेकर भी चला गया। देवराज एक नदी के किनारे बैठ जाता है। वो नदी के पानी को ध्यान से देखता है।
अब ये नदी ही मेरी समस्या का हल करेगी। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना, लेकिन अब मैं और अधिक नहीं झेल सकता। इतना कहकर देवराज नदी में कूदने वाला होता है, लेकिन तभी एक नन्हा सा खरगोश उसके पास आ जाता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे मनुष्य हो और इस प्रकार नदी में कूदकर जान देने जा रहे हो? क्यों कायरों की तरह कार्य कर रहे हो? ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तुम्हारे इस नदी में कूदने के बाद समाप्त हो जाएगी? बताओ। पिछले 2 दिनों से भूखा हूं, और तो और धनी सेठ रोज मेरे घर आकर मुझसे पैसे मांगता है। अरे कहां से मैं उसका उधार चुकाऊं और कैसे अपने परिवार को भोजन खिलाऊं? तुम ही बताओ। यदि मैं मर गया तो निश्चित ही सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। नहीं, तुम्हारे जान देने से मुसीबत खत्म नहीं होगी, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। जरा सोचो, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? वो तो तुम्हारे भरोसे बैठे हुए हैं ना। अपने भाग्य पर भरोसा रखो, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होगा। खरगोश वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर देवराज को हिम्मत मिलती है। वो सोचता है कि सचमुच मनुष्य से ज्यादा होशियार खरगोश है। खरगोश की बात मानते हुए वो जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे सूखी लकड़ियों का गट्ठर दिखाई देता है। ये क्या? किसी ने पहले से लकड़ी काटकर और इसका गट्ठर भी बना दिया है। खरगोश ने ठीक कहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देवराज लकड़ी का गट्ठर उठाता है। तभी उसकी नजर पास पड़ी पोटली पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि पोटली में जरूर बहुत सारा धन होगा। लेकिन ये पोटली तो कोई गलती से यहाँ छोड़ गया होगा। मुझे पता लगाना चाहिए कि आखिर यहाँ पर कौन आया था। देवराज लकड़ी के गट्ठर और पोटली दोनों को उठा लेता है। वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु दिखाई देते हैं। प्रणाम साधु बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत असमंजस में फंस गया हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूं। बताओ बेटा, क्या समस्या है? मैं अभी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूँ। देखने से तो तुम लकड़हारा लगते हो और इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठर ले जा रहे हो। तुम्हें क्या दिक्कत है बच्चा? साधु महात्मा, मुझे जंगल में लकड़ी का ये बंधा हुआ गट्ठर मिला है और इसके साथ साथ मुझे ये पोटली भी मिली है। मैं ये पोटली इसके मालिक को वापस करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ईमानदारी की बात है बेटा। तुम पाया हुआ धन भी लौटाना चाहते हो। अवश्य ही तुम्हारे पास पहले से बहुत सारा धन होगा, तभी तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। सच बताऊं साधु महात्मा, तो इस समय मुझे अगर कोई मुसीबत से बाहर निकाल सकता है तो वो पोटली का धन है। मुझ पर बहुत कर्ज है बाबा। हर दिन मेरे घर के सामने लोग दिया हुआ उधार मांगने आ जाते हैं। इतनी समस्याओं के बाद भी तुमने अपनी ईमानदारी का त्याग नहीं किया है बेटा। निश्चित ही तुम्हारे साथ बहुत भला होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस पोटली के धन को लेकर आगे जाओ, तुम्हें रास्ता स्वयं मिल जाएगा। देवराज पोटली के धन के साथ जंगल में आगे बढ़ता है। तभी उसे एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई देती है। जंगल के बीचों बीच में झोपड़ी बनाकर यहाँ पर कौन रहता है? क्या इन्हें जंगली जानवरों का खतरा नहीं होता? कहीं ये पोटली इन्हीं की तो नहीं? लेकिन अगर ये इतने धनवान होते तो ये झोपड़ी में क्यों रहते? अब तो सारी बातें तभी समझ में आएगी जब मैं झोपड़ी के अंदर जाकर देखूंगा। देवराज झोपड़ी के अंदर जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो देखता है कि रानी बिस्तर पर लेटी हुई है और राजा उनके पास खड़े हैं। देवराज को कुछ समझ नहीं आता। ए लकड़हारे, मैं पिछले 1 वर्ष से झोपड़ी में रह रहा हूँ, लेकिन कभी किसी मनुष्य से मुलाकात नहीं हुई। तुम मुझे बताओ,
तुम्हें यहां पर किसने भेजा है? महाराज, इससे पहले मेरी मुलाकात एक साधु महात्मा से हुई थी और उन्होंने मुझे इस दिशा में भेजकर कहा कि मेरा भाग्य बदलने वाला है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। क्या क्या सचमुच साधु महात्मा इस समय आसपास हैं? मुझे जल्दी से उनके पास लेकर चलो, अब वही मेरी समस्या का समाधान करेंगे। देवराज महाराज को लेकर साधु के पास जाता है। साधु एक पेड़ की छाया में बैठे होते हैं। हे साधु महात्मा, आप ही मुझे कोई हल बताइए। पिछले 1 वर्षों से मेरी रानी इसी जंगल में सो रही है, ना तो उठती है ना ही कुछ बोलती है। मुझे नहीं पता उसका ये हाल कैसे हुआ। राजन, तुम तो किसी नगर के राजा लगते हो, फिर यहाँ इस जंगल में रानी के साथ आने का क्या औचित्य है? और अब तक तुम अपने महल क्यों नहीं लौटे? महात्मा, मैं और मेरी रानी वन विहार के लिए आए थे। मैं थोड़े समय के लिए रानी को छोड़कर नदी से पानी लेने गया था। जब मैं लौटा तो रानी एक पेड़ के नीचे सोई हुई पड़ी थी। मैंने उन्हें जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं उठी। मैं रानी को इस हाल में राजमहल लेकर नहीं जा सकता था। आप ही बताइए महात्मा, मुझ पर इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आई है? ये तो आपके कर्मों का फल है राजन। आपके किए हुए कर्म ही आपके सामने विपत्ति बनकर खड़े हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन इसी नगर में बिताया है और आपके पूर्वजों की सेवा की है। अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है, कृपया मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। ए बुढ़िया, भला इस आयु में तुम मेरी सेवा क्या करोगी? तुम्हें तो स्वयं सेवा की आवश्यकता है। मेरे महल में स्वस्थ और सुंदर नौकर रखे जाते हैं। तुम्हारे जैसे कमजोर और बूढ़े लोगों के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। कमजोर और बूढ़ी? महाराज, ये अवस्था तो सबकी होती है। एक दिन आप भी मेरी तरह बूढ़े और कमजोर हो जाएंगे और किसी पर निर्भर होंगे। सैनिकों, इस बूढ़ी स्त्री ने राजा का अपमान किया है। इसे राजमहल से दूर लेकर जाओ। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। राजा सैनिकों से कहकर बूढ़ी स्त्री को वहां से बाहर फेंकवा देता है। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है राजा। देख लेना, एक दिन तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। महाराज, आपने उस साधारण बुढ़िया का अपमान किया, इस कारण आप इतनी बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। साधु महात्मा, मुझे अपने भूल को सुधारने का एक मौका दीजिए। मुझे बताइए, मैं रानी को कैसे ठीक कर सकता हूं? निश्चित ही मैं यहां से लौटकर उस बूढ़ी स्त्री से अपने कर्मों के लिए माफी मांगूंगा। महाराज, अभी साधारण और ईमानदार लकड़हारा आपकी मदद करेगा, और जब आप उस बुढ़िया को ढूंढकर उससे सहायता प्राप्त करेंगे तभी महारानी ठीक होंगी। इस जंगल में चंदन का एक पेड़ है जिसकी पत्तियां केवल और केवल कोई ईमानदार लकड़हारा ही प्राप्त कर सकता है। मैंने पहले ही इस लकड़हारे की ईमानदारी की परीक्षा ली है। जब उसने पोटली के असली मालिक को ढूंढने का प्रयास किया तभी मैं समझ गया कि ये बहुत ईमानदार है। अब यही आपको उस चंदन के पेड़ से पत्ते दिलाएगा। फिर आप उस बुढ़िया को ढूंढकर उससे औषधि तैयार करवाइए, तब जाकर रानी ठीक होंगी। साधु महात्मा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। बोलो लकड़हारा, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? महारानी को ठीक करने में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। हे महाराज, मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। साधु महात्मा की आज्ञा है तो निश्चित ही मैं आपकी सहायता करूंगा। देवराज और राजा दोनों मिलकर जंगल में चंदन की लकड़ी ढूंढते हैं। काफी समय प्रयास करने के बाद उन्हें एक चंदन का पेड़ दिखाई देता है। लगता है हमें इसी चंदन पेड़ की तलाश है। हाँ,
ये वही है। चलो लकड़हारे, पेड़ से प्रार्थना करो कि वो हमें 2 पत्तियां दे दे। देवराज चंदन के पेड़ के पास जाता है और उससे प्रार्थना करता है। तभी चंदन के पेड़ से 2 पत्तियां गिर जाती हैं। महाराज, ये लीजिए चंदन की पेड़ की पत्तियां। अब इसकी सहायता से रानी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी। नहीं देवराज, अभी तो हमें उस बूढ़ी स्त्री को ढूंढना है जिसका मैंने अपमान किया था। वो यदि पत्तियों से औषधि बनाने के लिए तैयार हो जाएगी तभी हमारा कार्य सफल होगा। हे माता, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया था, किंतु आज ये राजा तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। चंदन की इन पत्तियों से औषधि तैयार करो ताकि महारानी ठीक हो सके। हे राजन, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका है। इससे अच्छी कोई बात नहीं। लाओ, ये पत्तियां मुझे दे दो। मैं अभी इससे औषधि तैयार कर देती हूँ। बूढ़ी स्त्री पत्तियों से एक औषधि तैयार करती है। राजा बूढ़ी स्त्री और देवराज के साथ उसी झोपड़ी में पहुंचते हैं जहाँ पर रानी सो रही होती है। बूढ़ी स्त्री औषधि को रानी को पिलाती है। महाराज, हम यहाँ इस झोपड़ी में कैसे आए? आप तो नदी से जल लेने गए थे। ये लोग कौन हैं? महारानी, आप पिछले 1 वर्षों से नींद ले रही हैं। मैं पानी लेने गया था। जब वापस लौटा तो देखा कि आप एक पेड़ के नीचे सो रही हैं। आखिर आपके साथ क्या हुआ था? महाराज, मैंने एक बहुत भारी भूल की थी। बस उसी भूल का दंड मुझे मिला। चलिए महारानी, बहुत समय हो गया है। हम वन विहार के लिए नहीं गए हैं। मैंने अपने राजकाज का सारा काम मंत्री जी को समझा दिया है। अब तो हम आराम से वन विहार कर सकते हैं। मैं भी आपसे कई दिनों से वन विहार के लिए कहना चाहती थी, लेकिन आपकी व्यस्तता देखकर थोड़ा रुक जाती थी। राजा और रानी दोनों वन विहार के लिए चल पड़ते हैं। रानी काफी ज्यादा थक चुकी थी। महाराज, हमें चलते चलते बहुत समय बीत चुका है। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। क्या आसपास कोई नदी है जहाँ से थोड़ा जल मिल सके? हाँ रानी, क्यों नहीं। आप इस पेड़ की छाया में बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। राजा रानी को पेड़ की छाया में बैठाकर स्वयं पानी लेने चले जाते हैं। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आती है। तुम तो किसी नगर की महारानी लगती हो। भला इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरे पति महाराज पास की नदी से जल लेने गए हैं। बस उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हम दोनों यहाँ पर वन विहार करने के लिए आए हैं। हे रानी, दरअसल मैं भी काफी समय से भोजन की तलाश में जाना चाहती थी, लेकिन इस पेड़ पर एक सांप रहता है जिसकी नजर मेरे अंडों पर है और इस कारण मैं दाना लेने के लिए नहीं जा पा रही। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगी। तुम आराम से जाओ और जल्दी से दाना लेकर वापस आ जाओ। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे अंडों को कुछ नहीं होगा। ठीक है महारानी, आप मेरे अंडों का ध्यान रखना और जब तक मैं लौट कर नहीं आती यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर चिड़िया दाना लेने के लिए उड़ जाती है। रानी पेड़ की छाया में बैठी रहती है। उसकी नजर लगातार चिड़िया के अंडों पर होती है। काफी समय बीत गया है। लगता है महाराज पानी लेने के लिए दूर चले गए हैं। तब तक मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। रानी पेड़ की छाया में सो जाती है और उधर मौका देखकर सांप चिड़िया के अंडों को नष्ट कर देता है। तभी वहाँ पर चिड़िया उड़कर आती है। दुष्ट रानी, मैंने तुम्हारे भरोसे पर अपने अंडों को अकेला छोड़ दिया था, पर तुम्हें अपनी नींद इतनी प्यारी थी कि तुम्हारे कारण आखिरकार वो सांप अपनी योजना में सफल हो गया। उसने मेरे अंडों को नष्ट कर दिया। अचानक रानी की नींद खुल गई और अंडों का बुरा हाल देखकर वो भी बहुत दुखी हुई। वो चिड़िया से क्षमा मांगने लगी। मुझे क्षमा कर दो चिड़िया रानी, मैं तुम्हारे अंडों की देखभाल कर रही थी। न जाने कैसे मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। मुझे क्षमा कर दो।
क्या तुम्हें क्षमा कर देने से मेरे अंडे वापस आ जाएंगे? सुन लो रानी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें अपनी नींद बहुत प्यारी है, इसलिए अब तुम पूरे समय सोती रहोगी। चिड़िया के श्राप देते ही रानी पेड़ की छाया में सो गई। महाराज, इस प्रकार चिड़िया के श्राप के कारण मैं गहरी नींद में चली गई थी और किसी के उठाने से भी नहीं उठ रही थी। अब आप श्राप से मुक्त हैं महारानी। चलिए हम राजमहल वापस चलते हैं। वर्षों बाद अपने नगर वापस जाएंगे। बूढ़ी माता, कृपया आप हमारे साथ चलो, मैं आपकी सेवा करूंगा। देवराज, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा, रानी, बूढ़ी स्त्री और लकड़हारे देवराज को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। वहां पर उनका खूब स्वागत होता है। लकड़हारे देवराज को राजा बहुत सारा धन देकर विदा कर देते हैं। उसी धन से देवराज एक अच्छा व्यापारी बन जाता है। देखा लक्ष्मी, कैसे हमारा भी समय बदल गया। अब मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, और तो और अब मैं गांव का प्रतिष्ठित व्यापारी भी बन चुका हूँ। सच कहते हो जी, कई बार ईमानदारी बहुत काम आती है। जैसे सबके अच्छे दिन आते हैं, वैसे हमारे भी अच्छे दिन आ गए। एक दिन देवराज काफी ज्यादा परेशान था। लक्ष्मी उसके पास आई और उसकी परेशानी का कारण पूछने लगी। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? व्यापार में तो सब ठीक चल रहा है ना? लक्ष्मी, व्यापार बढ़िया चल रहा है, किसी बात की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज अचानक मुझे उस बूढ़े बाबा की याद आ गई। तुम्हें याद है, उन्होंने हमें एक कुल्हाड़ी दी थी। मुझे याद है, उन्होंने हमें कुल्हाड़ी देकर कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे काम आएगी, लेकिन सेठ ने उसे हमसे छीन लिया। मेरा मन है कि मैं सेठ को पैसे देकर वो कुल्हाड़ी वापस ले लूं। उसे बाबा ने हमें आशीर्वाद के रूप में कुल्हाड़ी दी थी। मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद हम अपने पास ही रखें। हाँ, क्यों नहीं, आप जाकर सेठ से बात करके देखिए, शायद वो कुछ पैसे लेकर हमें वो कुल्हाड़ी दे दे। देवराज अपने घर से सेठ के घर जाने के लिए निकलता है। तभी उसे गांव का हरिया रोता हुआ दिखाई देता है। अरे हरिया, इतना परेशान होकर किधर जा रहे हो? क्या बात है? घर में सब ठीक तो है? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेठ ने मुझे लूट लिया। कुछ ही दिनों पहले मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? फसल काटने का समय आ रहा है, फसल काट कर उसका उधार चुकता कर देना। नहीं, उधार देने के 2 दिन बाद वो मेरे घर आ धमका। कर्ज के बदले वो मेरी बैलगाड़ी लेकर चला गया। अब तुम बताओ मैं कैसे काम करूंगा? अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं गांव के मुखिया जी से बात करूंगा। इस समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकल आएगा। मैं ही नहीं, गांव के जितने भी लोग सेठ से कर्ज लेते हैं, वो बदले में उनकी कीमती वस्तु ले लेता है। कल उसने राम प्रसाद की गाय जबरदस्ती उठ, कई बार वो फर्जी कागज बनाता है और गांव वालों को परेशान कर देता है। देवराज सोचने लगता है कि सेठ ने जैसे मुझे परेशान किया था, मेरी कुल्हाड़ी ले ली थी, वैसे ही वो गांव वालों को भी परेशान करता है। लेकिन गांव वालों को सेठ की बेईमानी से बचाना होगा। देवराज सेठ के घर पहुंचता है। कहिए सेठ जी, कैसे हैं आप? आज मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूं। उम्मीद है कि आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अरे आओ लकड़हारे आओ। इससे पहले तो तुम केवल और केवल मुझसे उधार मांगने आते थे, लेकिन सुना है कि अब तुम व्यापारी बन चुके हो, तो बात तो बराबर की होगी। हाँ सेठ जी, बात बराबर की है। आपने मुझसे जो कुल्हाड़ी ली थी वो मुझे वापस कर दें। मैं आपको जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा। कुल्हाड़ी तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता। सेठ जी ऐसा मत कीजिए, कुल्हाड़ी मुझे आशीर्वाद के रूप में मिली थी और आज जब मैं उसे खरीद सकता हूं तो कृपया करके आप उसे मुझे दे दीजिए। सेठ देवराज की बात नहीं मानता, उसे कुल्हाड़ी देने से साफ मना कर देता है। देवराज घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी,
आप सेठ के पास गए थे, क्या उन्होंने कुल्हाड़ी देने के लिए हामी भरी? मुझे तो लगता है ज्यादा पैसों की बात सुनकर वो तैयार हो गए होंगे। नहीं लक्ष्मी, वो मुझे कुल्हाड़ी देने को तैयार नहीं है। और तो और उसने कुल्हाड़ी को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कहा है। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। मुझे लगता है वो कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, तभी तो सेठ उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं उस सेठ को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे धन का लालच दिया जाए तो वो तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। सोच विचार कर देवराज कुल्हाड़ी के रहस्य को जानने के लिए एक योजना बनाता है। ध्यान रहे, किसी और चीज को हाथ मत लगाना। मुझे केवल और केवल सेठ के घर में जो कीमती कुल्हाड़ी पड़ी है वही चाहिए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों पक्के चोर हैं। आपको हर हाल में कुल्हाड़ी ला कर देंगे, बस आप हमारा ध्यान रखिए। हाँ, ध्यान रहे, पकड़े मत जाना। काम पूरा होते ही तुम्हें वादे के अनुसार धन दे दिया जाएगा। देवराज 2 चोरों को सेठ के घर कुल्हाड़ी चोरी करने के लिए भेजता है। अरे देख क्या रहा है, ये तो सेठ का घर है, यहाँ तो बहुत सारा धन होगा। थोड़ा बहुत सिक्के अगर हम भी रख लें तो उस व्यापारी को थोड़े ना पता चलेगा। दोनों चोर जाकर सेठ की तिजोरी खोलते हैं, लेकिन देखते हैं तिजोरी में कुछ भी नहीं है। वहाँ पर केवल एक कुल्हाड़ी रखी हुई है। चोर चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। इन्होंने मेरी तिजोरी खोली है। अरे मेरा धन लूटना चाहते हैं। चोर चोर चोर। दोनों चोर सेठ को चकमा देकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग निकलते हैं। सेठ उन्हें पकड़ नहीं पाता। वो दोनों सीधा देवराज के घर पहुँचते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपका कार्य पूरा नहीं कर सके। वो सेठ हमें पकड़ने ही वाला था, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने बड़े धनवान सेठ की तिजोरी में कुछ भी नहीं था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतना अमीर सेठ है, पूरे गांव वालों को कर्ज देता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास कुछ ना हो? अरे हम सच कह रहे हैं, हमने तिजोरी में केवल चमचमाती हुई कुल्हाड़ी देखी। इसके अलावा सेठ के पूरे घर में कुछ नहीं है। मुझे लगता है सेठ अब केवल धनवान होने का दिखावा कर रहा है। चोरों की बात सुनकर देवराज को झटका लगता है। एक दिन देवराज चादर ओढ़कर रात के समय सेठ के घर के पास जाता है, जहां उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता। सेठ इतनी रात को लकड़ी क्यों काट रहा है, वो भी मेरी कुल्हाड़ी से? लगता है इसने लकड़हारे का काम शुरू कर दिया है। जरा ध्यान से देखता हूं। देवराज जब ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि दरअसल सेठ जितनी बार कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करता है, उसमें से उतने अधिक सिक्के गिरते हैं। ओह, तो ये रहस्य है इस कुल्हाड़ी का। इसीलिए सेठ इसे मुझे देना नहीं चाहता। लेकिन अब तो गांव वालों को सेठ की दुष्टता से बचाने के लिए कैसे भी करके ये कुल्हाड़ी इससे छीननी होगी। देवराज घर की ओर जाता है। वो लक्ष्मी के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। लक्ष्मी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। लक्ष्मी और देवराज देखते हैं कि सेठ उनके घर की तरफ से गुजर रहा है। जल्दी करो लक्ष्मी, ठीक से मिलावट करो। हमें इस अनाज को मिलावट करके दुगना करना है, फिर मैं बाजार में बेचूंगा। इससे हम बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। सेठ देवराज की बात सुन लेता है। वो उनके घर के पास खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। थोड़ा धीरे बोलो जी, कहीं कोई हमारी बात सुन न ले। हमें ये काम बहुत चोरी छिपे करना है, किसी को पता न चले। ये देखकर सेठ के मन में विचार आता है कि अगर देवराज के साथ वो दोस्ती कर ले तो निश्चित ही उसका कुछ फायदा हो सकता है। देवराज बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी सेठ भी उसके पास आकर बैठ जाता है। बुरा मत मानना देवराज, लेकिन मैं तुम्हारा एक रहस्य जान गया हूँ। तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों को लाभ मिल सके। सेठ जी, आप भला मेरे बारे में कैसा रहस्य जान गए हैं? मैं तो हर काम सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता हूँ।
दरअसल कल मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बातें सुन ली थी। जब तुम दोनों अनाज में मिलावट कर रहे थे तब मैंने तुम्हें देख लिया था। अरे नहीं सेठ जी, वो तो ऐसे ही हम दोनों आपस में मजाक कर रहे थे, कोई मिलावट थोड़ी ना कर रहे थे। देखो देवराज, समय पड़ने पर मैं तुम्हें कई बार उधार पैसे दिए हैं, लेकिन इस बार हम दोनों को साथ मिलकर व्यापार करना चाहिए। जो भी लाभ होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे मिलावट किए हुए अनाज की 50 बोरियां दे दो। मैं उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे व्यापारियों को जानता हूँ। उसके बाद जो भी लाभ होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन सेठ जी, इसमें तो खतरा हो सकता है। अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों का व्यापार खत्म हो जाएगा। अरे ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे साथ हाथ मिला लो, फिर देखो हम दोनों कैसे गांव पर राज करेंगे। तुम्हारी मिलावट और मेरी व्यापारियों से पहचान, हम दोनों को अब धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। देवराज सेठ के साथ हाथ मिला लेता है। अगले दिन देवराज सेठ के घर में अनाज की 50 बोरियां भिजवा देता है। अरे देवराज, इन बोरियों को कहाँ भिजवा रहे हो भाई? ये बोरियां सेठ जी के घर जा रही हैं। दरअसल उन्होंने मुझसे उधार में अनाज लिया है। उनका कहना है कि वो मुझे जल्द ही लौटा देंगे, लेकिन ध्यान रहे तुम इस बात के गवाह रहना कि मैंने सेठ को उधार दिए हैं, नहीं तो वो कभी भी मुंह कर सकता है। अरे हाँ देवराज, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सेठ को धोखा देने नहीं देंगे। इस प्रकार पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि देवराज ने सेठ को 50 बोरियों का अनाज उधार में दिया है। जब गांव के सभी प्रमुख लोगों को इस उधार के बारे में पता चल जाता है, देवराज गांव के कुछ लोगों के साथ सेठ के घर पहुंचता है। अरे सेठ जी, कहाँ हैं आप? आपने आज ही का समय दिया था उधार चुकता करने के लिए, लेकिन अभी तक आप आए नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चलकर पूछ लेता हूँ। हाँ? अरे कैसा उधार? किस उधार की बात कर रहे हो तुम? तुमने कब मुझे पैसे दिए? हैं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे सेठ जी, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? हाँ? देवराज ने आपको 50 अनाज की बोरियां उधार में भिजवाई है, और अब जब वो अपने अनाज वापस मांग रहा है तो आप आनाकानी कर रहे हैं। सेठ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गांव में सबको लगता है कि देवराज ने सेठ को उधार दिया है, और कुछ समझ नहीं आता कि अब वो मिलावट की बात कैसे साबित करे। पंचायत होती है। गांव के मुखिया और अन्य लोग इस पंचायत में शामिल होते हैं। एक ओर देवराज तो दूसरी ओर सेठ। कहो देवराज, क्या समस्या है? तुम अपनी कौन सी बात के लिए न्याय चाहते हो? मुखिया जी, मैं सेठ जी को 50 अनाज की बोरियां उधार दी थी, और इस बात का गवाह पूरा गांव है, लेकिन अब सेठ अनाज वापस करने से मना कर रहा है। अरे ये झूठ बोल रहा है। दरअसल मुखिया जी, मैंने देखा था ये अनाज में मिलावट कर रहा था, और इसलिए मैंने इसे मिलावटी अनाज बेचने के लिए लिया था, ताकि हम दोनों इसका लाभ कमा सकें। सेठ धनीचंद, तुम होश में तो हो? मिलावट और देवराज कभी नहीं। हम सब देवराज से ही अनाज खरीदते हैं, लेकिन कभी भी आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। अरे मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, ऐसा ही हुआ था। ये लोगों को मिलावटी अनाज बेचता है। अगर तुमने देवराज पर एक और झूठा आरोप लगाया ना तो ठीक नहीं होगा। मुखिया जी, ये सेठ हमें उधार पैसे देकर हमारा कीमती सामान लेकर चला जाता है। हाँ मुखिया जी, और इसने मेरे दरवाजे की गाय भी खोल ली और अपने दरवाजे पर ले जाकर बांध दिया। आपकी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सेठ बेईमान और धोखेबाज है। तुम्हें गांव वालों के सारे कीमती सामान लौटाने होंगे। जब उनकी फसलें पक जाएंगी तब ये तुम्हें सारे उधार चुकता कर देंगे। मुखिया जी, जरा मेरे विषय में भी सोचिए। मुझे तो 50 बोरियों का नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूंगा? बताओ देवराज, तुम्हें सेठ से अनाज के बदले में क्या चाहिए? इसने तुम पर इतना गंभीर आरोप भी लगाया है, इसकी भरपाई भी इसे करनी होगी। मुखिया जी, कई वर्ष पहले जब मैं लकड़हारा था, तब सेठ जी ने मुझसे आशीर्वाद के रूप में मिली हुई कुल्हाड़ी छीन ली थी। आज मैं अपनी वही कुल्हाड़ी वापस चाहता हूँ।
अब सेठ के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने देवराज को उसकी कुल्हाड़ी लौटा दी और गांव वालों को उनका कीमती सामान भी लौटा दिया। वो समझ चुका था कि एक लकड़हारे की ईमानदारी के आगे वो हार चुका है।